हाँ जी। अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिलाल, आपने दो मेन इश्यूज बताए। सबसे पहले फिजिक्स के हवाले से जो आप कर रहे हैं कि आपका जो मॉडल पेपर से रेलेवेंट अगर आपने टॉपिक ढूंढने हैं ना, तो उसमें आपको इशू आ रहा है। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है, ठीक है, इसमें करता हूँ मैं भी कुछ, इसमें हेल्प आपको करता हूँ और आपको टीचर भी हेल्प कर सकते हैं कि बुक्स के पेज नंबर या वो चीज़ें देखी जाएं। एंड पे एक ना ग्लोसरी होता है वर्ड, आपके बुक के एंड पे, वहां पे टॉपिक प्लस पेज नंबर होता है। अगर आपके पास अभी फिजिक्स की बुक है कोई, तो जो जो गवर्नमेंट की बुक्स होती है ना, स्पेशली टेक्स्ट बुक्स, उसमें बताया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को करना चाह रहे हैं, तो आप एंड पे जो दो पेजेस ग्लोसरी वाले दिए गए हैं, वहां पे थर्मोडायनामिक्स लिखा होगा और उसके साथ पेज लिखा होगा कि फलां पेज पे ये टॉपिक है। एक तो ये हमारे पास बुक बेस्ड जो है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक उसमें नहीं आता, ये हैंड बुक में या की बुक में नहीं होता। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है उसमें वो ये आ जाती है, जब हम इस तरह करते हैं तो अच्छा अब सर, आपके सॉरी पास। टू इंटरप्ट। जी जी आपने प्लीज। जी सर, आप अगर आप मुझे बता रहे थे, मैं मीटिंग लीव हो गई थी मुझसे, आप दोबारा रिपीट मैं कर दोबारा लेते हैं बता जो देता पहला हूँ। पॉइंट। जी, पहला पॉइंट ये है कि हमारा ये जी क्वेश्चन जी। था कि हम मॉडल पेपर से टॉपिक लेते हैं, हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिसाइड किया था कि जी मॉडल पेपर में जो टॉपिक दिया गया है उसमें बेशक क्वेश्चन एक दिया गया है, लेकिन हम उससे रेलेवेंट तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपने ये बताया कि आपको ये इशू आ रहा है कि आपको बुक में से वो टॉपिक ढूंढने में मुश्किल आती है और टाइम वेस्ट होता है। तो उसका मैं ये बता रहा हूँ कि जी जो जी। हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनके एंड पे ग्लोसरी जो है वो प्रिंट होती है, 3-4 पेजेस होती हैं बिल्कुल एंड पे। अच्छा, उसमें बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल। प्लस पेज वाइज दिया जाता है। टॉपिक दिया होता है और प्लस उनके आगे जी उनका पेज नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, और उसमें जब हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको देखेंगे आप ग्लोसरी में, तो आपको प्रॉपर पेज नंबर मिल जाएगा और आसानी से आप उस पेज तक पहुंच जाएंगे। ये एक हो गया जब आपने, लेकिन ये हैंडबुक या की में नहीं होगा। ये आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो है ये आसानी होगी कि आपको कहाँ पे ये है। उससे एक ये की चीज़ कर लेंगे, आपको चैप्टर का पता चल जाएगा, रेलेवेंट उसके साथ वाले टॉपिक का पता चल जाएगा। अब अगर आप की से भी देखना चाहते हैं तो उस बुक के रेफरेंस से रिलेट करके आप की में से या हैंड बुक में से भी उसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पहले सवाल का अच्छा जवाब है सर। कि जिस जी। अच्छा सर, मैंने अभी आपके कहने पे बुक खोली, ठीक है। थ्री में चला गया हूँ। लेकिन यहाँ पे एज सच कोई पेज नंबर नहीं मेंशन, ना टॉपिक मेंशन है यहाँ से। ग्लोसरी है दी हुई। हेलो। जी जी, चेक करें, ग्लोसरी है। मैं यहाँ से ना ऑनलाइन फिजिक्स की है, बुक देख। उसके अंदर इन्होंने अच्छा। तो इस अच्छा, दूसरा सोल्यूशन भी है। हमारा जो जी सर। दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आप देखें हर चैप्टर के एंड पे, देखें वो आपके पास है, क्या कहते हैं, जो है हर चैप्टर के एंड पे समरी दी होगी, सिंगल लाइन की डेफिनेशन। जी समरी। समरी देखे जरा है। जी है, समरी तो है बिल्कुल। अच्छा, अब समरी में से भी आप वो टॉपिक निकाल सकते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल, इस समरी को अगर आप पढ़ेंगे, 10-15 लाइनें होंगी। उन लाइन में वो टॉपिक लाजमी दिया गया होता है कि आपने कौन सा टॉपिक जो है वो देखना है, कि क्या उस चैप्टर में ये है ठीक है। और क्या तरतीब है। तो दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि हम उसमें से ढूंढ से लें। फिर अभी मैंने ये ओके सर। पीडीएफ बुक खोल ली है, देखे मैं देखता हूँ उसमें क्या है, ग्लोसरी है या नहीं। ग्लॉसरी बिल्कुल है सर, उसमें टर्म्स लिखी है, साथ मीनिंग्स भी है। लेकिन वो पेज नंबर नहीं है। पेज नंबर नहीं मेंशन किया है। अच्छा, आपकी फिजिक्स में टोटल कितने पेजेस हैं? जी मेरे कितने? फिजिक्स में टोटल ये है हाँ, एंड टू पेज एटी देख। एट पेज। 288 पेज, ठीक हो गया। अच्छा, एंड अब पेज समरी एंड किसी पेज पे चैप्टर। क्रेडिट दिए हुए हैं और अच्छा, हाँ। अब आप ऐसा करें कि कोई भी अपना पेज की समरी जरा देखें, तो एक हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया कि हम पेज की समरी में से इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, समरी से आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं देखना पड़ेगा, और उसमें अपना जो है ना आपके लिए आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे ये दिया गया। अच्छा, स्टार्ट में इन्होंने नहीं दिया, वो स्टार्ट में तो इन्होंने सिर्फ कॉन्टेक्ट, हाँ। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है, आप देखिए कि बुक के स्टार्ट में एस एल ओज लिखे हुए हैं।
तीसरी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, देखेंगे चैप्टर नंबर 1 कैसा लो है जी, कि मेन मेक रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ दोज क्वांटिटीज दैट आर डिस्कस इन द टॉपिक्स ऑफ दिस ग्रेड। ये देखिए जरा, ग्लोसरी आपके पास है? आपने ग्लोसरी नहीं, एस एल ओ पहले चैप्टर का निकालें जरा। ऐसा लो पहले चैप्टर। जी, पहली क्या लाइन है इसमें एस एल ओ में? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये टेक्स्ट बुक में सर जी हमारा। टेक्स्ट बुक, जी टेक्स्ट बुक। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, एक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं हमारे पास, स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग क्वेश्चन। बिल्कुल पहले पेज पे जहाँ स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। एस एल ओज देखने हैं हम। जी। ये सर आप मुझे पेज बता दें ताकि आसान हो जाए, पेज ये नंबर पेज कौन मेरे सा है? पास जो आ रहा है ना, वो मॉडल है, ये पेज नंबर यूनिट नंबर 1 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और पेज है जी 6। अच्छा सर, मैं 6 पर ही हूँ लेकिन यहाँ कोई SLO नहीं नजर आ रहा। स्टार्ट में देखें जहाँ पे चैप्टर पहला स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, यही है नंबर, नाम को चैप्टर का। जी सर। अच्छा, हाँ, इसमें इधर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हाँ दिया हुआ है, आ हाँ गए ना? इधर हाँ, दिया हुआ है। पढ़ें जरा क्या है ये। हाँ देख, कह रहा है पहले द मेक रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ दोस क्वांटिटीज दैट आर डिस्कस्ड इन द टॉपिक्स ऑफ दिस पीरियड। फिर देखोगे? एक्सप्रेस डेराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स है। जी ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ना, यहाँ पे आगे नीचे देखें तो टेबल दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई हैं, और वो आपके पास एनर्जी, यानी अच्छा बिल्कुल। यहाँ से दो जी फायदे हो जाए। एक तो जब आप एसएलओ पढ़ेंगे ना, तो ये देखिए 5 लाइनें हैं मैक्सिमम, 5 से 6 लाइनें। अच्छा, उससे बाद आपने जो जी सर। है वो क्या करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि फेडरल बोर्ड ने आपको टॉपिक्स क्या दिए हुए हैं। यानी इन्हीं पे फेडरल बोर्ड ये कहता है कि आप ठीक कौन है। सी मर्जी बुक ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो है वो ये करना है कि इसमें से जो है वो निकालने हैं। आपने क्या कहते हैं कि ये वाले टॉपिक्स आपको आने चाहिए। अब जो कि ब्रांचेस के हवाले से कह रहा है, ठीक है। तो इस हवाले से आपने जो है वो क्या किया कि अपना उसके फिजिकल क्वांटिटीज तो ये कर लिया। तो हमारे पास 3 सोर्सेज आ गए। अगर ग्लोसरी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, समरी चेक करेंगे। समरी से पहले हम एस एल ओज चेक करेंगे। ठीक हम एस एल ओज पढ़ेंगे मॉडल पेपर को सामने रखते हुए, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर किस में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आपको उसमें ढूंढने में आसानी ठीक है। होगी। अच्छा, अब आ जाए फॉर एग्जांपल रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, सर ने भी सिखाया है, आपने उसकी वो भी देखी है, वीडियो वगैरह भी कोई देखी है, लेकिन फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है, तो मेटा एआई आपके उसमें है अपना व्हाट्सएप के अंदर। आपने वो पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो उसको अपना कॉपी करना है या टाइप करना है, और उसको कहना है जी गाइड। वो आपको पूरी डिटेल देगा। समटाइम डेफिनेशन बुक के अंदर कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस लिखी होती हैं, ठीक है? तो हम जो है वो मेटा एआई में जाएंगे, तो उस पे वो वर्ड, वो टर्मिनोलॉजी लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स में डायमेंशंस ऑफ द यूनिट पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ द यूनिट। तो वो डिटेल के साथ मेटा एआई जो है वो आपको जो है सारी डिटेल दे देगा, जिसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर अगर कोई फार्मूला नहीं समझ आ रहा, वैसे तो फेडरल बोर्ड ने फिजिक्स के लिए बड़ी आसानी कर दी है कि वो अपना जो है ना फार्मूले साथ देता है, पेपर के साथ एंड पे होते हैं, और आपने वहां से फार्मूला उठाना है और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं, वहां से फार्मूला उठा के कोई भी आप उससे फायदा जो है वो क्या है उठा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हमारा इसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प हो जाएगी। फिर बच्चे एक और चीज़ है, मैं जब तक जाग रहा होता हूँ, आप व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ जो है ना जो नहीं समझ आ रही, ड्यूरिंग आप पढ़ रहे हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। मुझे अपने वॉइस नोट करना है, सी के सर ये मुझे कन्फ्यूजन आ रही है, इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी से जल्दी आपको कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई, क्योंकि अब असल में ना टाइम ऐसा है ठीक। कि अब हमें सबको ना अलर्ट होके देना पड़ेगा। उसकी दो बिल्कुल। तीन रीजन हैं। एक रीज़न ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, नो डाउट के टाइम कम था, लेकिन फिर भी देखें हमने अपनी पूरी एफर्ट करनी है, और अल्लाह ताला पे जो है ना छोड़ देना, बाकी रिजल्ट जो भी होगा वो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो आप के लिए ही सारी ये तरतीब बनाई होती है। तो आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन आएगी, हमारा सबका यही ऑब्जेक्टिव है कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करें। दूसरा बेटा एक और चीज़ है, ह्यूमन ठीक। साइकोलॉजी है
कि जब आप किसी चीज़ का बर्डन ले लेते हैं ना, नो डाउट की चीज़ें मुश्किल होती हैं, ये ज़हन में रखें। रुकावटें आती हैं, मैंने आपको फिजिक्स की एग्जांपल दी कि रेजिस्टेंस होती है, उसके बगैर, ब्रेक के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। जब ब्रेक आपकी जो ठीक हो तो आपको पता होता है कि आप खुदा ना खास्ता अगर ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हैं और आप आगे कोई चीज़ आ जाती है तो आप ब्रेक से उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर ब्रेक्स ना हो, रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो हमारी गाड़ी मूव ही नहीं कर सकती। तो मसाइल, परेशानियां, कन्फ्यूजन वो आती रहेंगी, आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन जब आप पहले पेपर में से थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, पहला पेपर दे दोगे, तो आपको मजीद जो है ना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा और आपके लिए आसानी होगी। तो अभी भी बेटा जब दोस्त थोड़ी सी मुश्किल आई ना, तो ये हमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो उस वक्त ना दुरूद पाक पढ़ा करो। जब वो थक जाओ, मुश्किल आ रही है, ज़हन नहीं कर रहा, तो दुरूद पाक जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन एक समझ ले रेमेडी है, जो कि इंसानों को एक तो फौरी कबूल होता है ये, दूसरा इंसान की नेकियों में भी जो इजाफा होता है, तीसरा इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है और वो इंसान फिर लग जाता है। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का। दूसरे बच्चे टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे बेस्ट तरीका है, आपकी जो क्लास का टाइम है उससे आधा घंटा पहले भी आप कोई और काम ना करो, रिलैक्स हो जाओ। उससे आधा घंटा बाद भी कोई और काम ना करो, अगर आपकी 2 घंटे की या 1 घंटे की किसी के साथ भी जिस टाइम में क्लास है, उसमें आप वजू करो, वॉक करो, कोई चीज़ अपना कोई मोबाइल है कुछ देखना है कोई भी, यानी कि रिलैक्स आधा घंटा बिल्कुल रिलैक्स होके, फ्रेश होके, माइंड करके, तो फिर आप अपना जो है ना वो क्लास जिस भी सब्जेक्ट की होती है लो। उससे क्या होगा कि फुल कंसंट्रेशन के साथ आप ना जो है ना वो करोगे। फिर मेरा बेटा माशाल्लाह आप करते होगे नमाज की पाबंदी। अब देखिए जब हम थक जाते हैं ना तो वजू करते हैं 5 वक्त, तो फिर इंसान फ्रेश हो जाता है। ये वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गुस्सा आ जाए, परेशानी हो तो वजू कर लें, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, मुख्तलिफ पोस्चर चेंज कर लें, तो उससे गुस्सा गायब हो जाता है, चीज़ें गायब हो जाती हैं। अब गुस्सा कैसे आता है? ज़ाहिर है किसी से आप लड़ाई तो कर नहीं रहे। गुस्सा क्या होता है? चिड़चिड़ापन इंसान में आता है, ये हमने भी फेस किया जब बर्डन होता था। और मज़े की बात है, मैं अब केमिस्ट्री में बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में थे या सेकंड ईयर में, हम हॉस्टल में रहते थे, हमारे मिड टर्म के एग्जाम होने वाले थे, तो 4 छुट्टियां थी। हमने 4 दिन जो है ना अपना खूब एंजॉय घर में किया, और जिस चौथे दिन शाम को हॉस्टल पहुंच गए कि सुबह पेपर है। जेन में ये था कि मुझे बड़ी केमिस्ट्री आती है, और केमिस्ट्री के कुछ 6-7 चैप्टर थे। तो खैर हमने क्या वगैरह भी बना लिया कि नींद ना आए, और वो बैठे। अच्छा, पहला चैप्टर देखा, कोई समझ नहीं आ रही, दूसरा चैप्टर देखा, कोई समझ नहीं आ रही, चौथा चैप्टर, सारे चैप्टर को इधर देखा, तो पता चला कि कुछ भी नहीं, अपना जो है ना समझ ही नहीं आ रही। यकीन करो कितनी सख्त सर में दर्द हुई, कहवा पिया, चाय पी, पैनाडोल ली, कुछ भी नहीं। फिर छोड़ के सो गए, क्या देखो। सो गए, सुबह फ्रेश होके उठे, थोड़ा बहुत रिवाइज किया, और जो पुराना था वो दे दिया। कहने का मतलब है कि अगर हम बर्डन लेंगे तो हमें फजाए फायदे के नुकसान होगा। रिलैक्स होके करो, अल्लाह पे यकीन रखो, दुरूद पाक पढ़ते रहो। अब देखें ना, जैसे आपकी मदर, आपकी जो है नानी अम्मा, उनकी दुआएं हैं, हम सब की भी दुआएं आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। बाकी देखिए जो कन्फ्यूजन चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग हाजिर है। हम आपको जो है वो गाइड भी करेंगे, जहाँ पे कोई चीज़ आपको चाहिए होगी वो भी करेंगे। तो टाइम टेबल के लिए बच्चे सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, ये जो लोग वजह ना ज्यादा देर रात को जागते हैं, मैं समझता हूँ उससे बेहतर ये है कि रात को इशा पढ़ो, 10-11 बजे सो जाओ। उसके बाद आप फजर से पहले उठो, या फजर के टाइम उठो। अच्छा, फजर के टाइम हम उठते हैं अक्सर एग्जाम में, हमने भी ये किया, तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमने बुक्स जो है वो अपने बेड के पास रखी होती हैं, अलार्म लगाया होता है। हम जब उठ जाते हैं, तो उठने के बाद हम क्या करते हैं, फौरन केमिस्ट्री या फिजिक्स या कंप्यूटर जो है ना वो पकड़ लेते हैं। 10 मिनट के बाद पता चलता है कि हम जो है वो बुक हमारी गोद में पड़ी है और हम सो गए हैं, और बाद में 4 बजे उठे तो पता चला 6 बज गए हैं। ये नहीं करना। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप उठें, बाकायदा तौर पे जागें, हल्की फुल्की वॉक करें, वजू करें, मुंह छू धोएं, चाय अगर पीना चाहती हैं चाय पिएं, 15-20 मिनट आधा घंटा लगाएं प्रॉपर। और फिर देखिए अल्लाह की कुछ किस्मत, ये 2 रकात हाजत के नफल उस वक्त पढ़े हैं फजर से पहले, अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़ है। तो फिर आप जब देखें कि आप मुकम्मल तौर पे जाग गए हैं, फिर प्रॉपर बैठ के जो है ना, क्योंकि अब तो गर्मियां आ गई हैं, बिस्तर से आप हट सकते हैं, फिर आप शुरू करें। तो उस वक्त अगर आप सिर्फ 1 घंटा कोई चीज़ रिवाइज करते हैं तो आपके लिए आसानी पैदा हो। एक चीज़ आ रही। अब हमने दूसरा जो आपने पढ़ा, देखा कि टाइम शॉर्ट है, सिलेबस ज़्यादा है, आसानी से याद नहीं होता, तो उसका भी बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक नोटबुक अपने पास लें, और बुक से रीड करें, और आपने फ्लो शीट्स देखी होंगी, बुलेट्स के अंदर फ्लो डायग्राम, फ्लो शीट डायग्राम बनाएं, जैसे पॉइंट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हम कोई अपना जो है ना टॉपिक देखें, डायमेंशंस को ही देख लेते हैं।
तो डायमेंशन है, डायमेंशन के नीचे हम एरो बनाएंगे, तो ये क्या है, डायमेंशन किसके लिए होता है, फॉर यूनिट्स होता है। यूनिट्स कौन से होते हैं, एसआई यूनिट्स होते हैं। एसआई क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल होता है। कब ये लॉन्च हुआ था, 1960 में लॉन्च हुआ था। ये पॉइंट बनाते गए। अब क्या हुआ कि इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह मेमोराइज करें, 3-4 दफा पढ़ें, उसके बाद उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें खुद से। फॉर एग्जांपल यही सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि एसआई यूनिट इन 1960 में डिस्कवर हुए थे। और ये जो है वो क्या है, बेस यूनिट भी हैं, ड्राइव यूनिट भी हैं। और उसके बाद फिर इनके डायमेंशन अगर हमने निकालने हैं तो इनकी सिंबल को हम अगर लेंगे, यानी अगर सेकंड एक यूनिट है तो इसकी डायमेंशन टाइम है। टाइम के लिए टी स्मॉल यूज होता है, लेकिन जब हम टाइम का सेकंड का डायमेंशन लिखेंगे तो उसको कैपिटल टी में लिखेंगे। तो इस तरीके से जब आप पैराग्राफ बनाओगे, पॉइंट्स बनाओगे, तो आपको याद होगा। इसकी एक बड़ी लॉजिक और रीजन भी है। वो लॉजिक और रीजन ये है कि जब बोर्ड वाले हमें की भेजते हैं ना, हम जब चेक करने के लिए पेपर जाते हैं, तो जो बोर्ड की होती है उसमें उन्होंने हमें बताया होता है कि ये 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो ये 3 पॉइंट आपने लाजमी चेक करने हैं। और बाज़ औक़ात बच्चा जब याद करता है, जब बच्चा काम करता है, तो वो बाकी सारी तफसील तो लिखता है, लेकिन वो जो मेन पॉइंट है उसमें से कोई ना कोई जो है ना चीज़ मिस हो जाती है। और जो चीज़, जो पॉइंट मिस हो जाता है, और उसके मुकाबले में जो दूसरा बच्चा है वो पैराग्राफ बनाता ही नहीं है, वो सिर्फ बुलेट्स के अंदर वो जो है ना 3 पॉइंट लिख देता है। जैसे आ जाता है जी, करेक्टरिस्टिक्स लिखे आप डॉट प्रोडक्ट के। अब जब प्रोडक्ट का मतलब आ गया तो इसका मतलब है हम मल्टीप्लाइकेशन की बात कर रहे हैं। जब डॉट प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आता है। स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों कहते हैं कि जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट होता है वो खुद स्केलर नहीं होता, बल्कि स्केलर होता है, वेक्टर नहीं। दो वेक्टर को प्लस मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो स्केलर में आता है, इस वजह से उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फिर बुलेट में आपने इसका फार्मूला लिखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो पता चला इसमें कॉस थीटा लगता है। तो ये 3 पॉइंट 3 पॉइंट अगर आप लिख देंगे ना, कि ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। इसमें दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर स्केलर में आता है। और मैथमेटिकली अगर दो वेक्टर ए और बी हों तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो अब ये 3 पॉइंट ही उन्होंने कहा है, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, आप बुलेट्स में भी लिख सकते हैं, आप लाइन में भी लिख सकते हैं। तो आपको आसानी होगी और आसानी से ये काम जो है ना वो क्या कर लेंगे आप पूरा कर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ। सर ये बात थी कि आप अभी टाइम मैनेजमेंट में कह रहा, मैं ये सबसे ज्यादा जो मेरी डाउट ये आ रहा है, मसला, कि एक दिन में मेरा गोल कितने सब्जेक्ट्स का होना चाहिए। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप ये देखें, एक तो ये कर, दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक दिन में जो वाले दो क्लासें आप ले रहे हैं उन्हीं को आप अच्छी तरह रिवाइज करके उनके क्वेश्चन को ताज़ा दम होते हैं, करने होते हैं, वो कर लें। आप अपना ये करें कि पहले टाइम टेबल में मंडे से लेके तो संडे तक जो है ना वो आप 6 दिन का टाइम, 7 दिन का टाइम टेबल बनाएं। और उसमें आप क्या करें, दो दो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप कोशिश करें 3-3 सब्जेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा। और उस टाइम टेबल में सब्जेक्ट अगर आपने लिखा हाँ, और उसमें एक ख्याल रखना है कि तीनों साइंसेज के एक दिन में नहीं रखने। फॉर एग्जाम्पल मैथ है तो मैथ के साथ आप उर्दू रख लें, और उर्दू के साथ आप इस्लामियात रख लें। मैथ में जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, और बाकियों में जो है वो कम प्रैक्टिस भी होगी तो चल जाएगी। उसी के साथ इसी तरह आप इंग्लिश रखें, फिजिक्स रखें, और कंप्यूटर रख लें। ठीक है। तो अब आपका, या उसके अपनी मर्जी से भी कोई से 3-3 सब्जेक्ट आप रख लें, क्योंकि अभी टाइम बहुत थोड़ा है। हम दो दो भी कर सकते थे लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा। आप 3 रखें। फिर आप ये करें कि एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे कम अज कम जो है ना वो रखें, जो क्लास से हट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 6 घंटे सर ये चाहिए और बाकी क्लास के लिए। अब आप इस 6 घंटे को जो है वो क्या करें, इस 6 घंटे में अपना जो है ना वो अपना क्या करें कि आप जो है वो डिवाइड डिवाइड कर दें। 6 घंटों को आसान क्या करें, फर्ज किया जी कि आपने फिजिक्स को आज 2 घंटे देने हैं, तो एक तो तरीका ये है कि 2 घंटे उसी वक्त दें। लेकिन उसमें टारगेट बनाएं कि मैंने जो टॉपिक करना है उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, और उसकी ऑब्जेक्टिव भी साथ करनी है। इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि आपने जो है वो अपना दूसरा 2 घंटे में पूरा करना है, या 1 घंटा सुबह के टाइम पे करना है और 1 घंटा शाम पे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको डिवाइड करें। तो इस तरीके से आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला जब, हाँ, फिर आपने सर देखना है ये पहला चीज आप पेपर। मुझे ये चीज हाँ, ये चीज आप मुझे ना वाया वॉइस नोट सेंड कर देना ग्रुप मैं में, कर, ताकि मैं पेपर जी पे जी, लिखूँ। ठीक है, कर ठीक है दूंगा, सर, नो ठीक है, ये हो प्रॉब्लम। गया। अच्छा, अभी आप क्या कह रहे थे।
अच्छा, अगला जो है वो क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त आपका पहला पेपर किस चीज़ का है आपका? सर पहला पेपर मेरा इस्लामियात का है। किस डेट को है? ये बिलाल, आपका 3 तारीख मॉर्निंग टाइम को है, है। इवनिंग टाइम है? पेपर मैम मॉर्निंग मॉर्निंग ही में है। या मॉर्निंग में ही होते हैं सारे, कैसे संभव है? जी जी। अच्छा, मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम आपका 9 बजे पेपर स्टार्ट होना है, 8:30 बजे आपका सेंटर में पहुंचना लाजमी है। और आपने अभी रोल नंबर स्लिप नहीं आई, इस हफ्ते में आ जाएंगी फ्राइडे तक। तो फिर आपने उसमें सबसे पहले अपना सेंटर देखना है कि कहाँ पे है, और एक दिन पहले जाके सेंटर विजिट करना है, 1-2 दिन पहले। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद में एक ही नाम के दो दो स्कूल भी हैं, ये हमें प्रॉब्लम फेस हमने की है। फॉर एग्जांपल IMCB जो है वो G6 है, तो ये प्राइमरी स्कूल भी G6 है, 5 और 6 to 10 भी है। तो ये दो मुख्तलिफ जी सर। लोकेशंस के ऊपर जो है ना स्कूल है। अच्छा, उसमें सबसे अहम जो चीज़ है, अच्छा जहाँ पे सर। आपका एग्जामिनेशन सेंटर लिखा है ना, वहाँ ब्रैकेट में उसका कोड भी लिखा होगा। तो आम कॉलेजेस वाले ये करते हैं कि एक दिन पहले गेट के बाहर वो पेज लगा देते हैं, और उसमें बताते हैं कि हमारा सेंटर नंबर ये है। कुछ कॉलेजेस के ऊपर जो बोर्ड लगा होता है, उनका मेन बोर्ड, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि आपका जो है ना ये है अपना नंबर, ये कोड नंबर है। तो आपने उससे कंफर्म कर लेना है चौकीदार से कि क्या यहाँ पे ही FSC के पेपर हो रहे हैं और आपके स्कूल का कोड नंबर यही है, ताकि जब दूसरे दिन एग्जाम वाले दिन आप जाएं तो आपने घर से इतनी देर पहले निकलना है कि राइट 8:30 बजे आप वहां पे पहुंच जाए। अच्छा, यहाँ पे आप फेडरल बोर्ड अच्छा में सर, क्या? ये जो जी। बोर्ड्स, हाँ ये जो बोर्ड्स लिखे होते हैं ये कॉलेजेस के लिखे होते हैं या वैसे नहीं नहीं, लिखे होते हैं? कॉलेजेस या स्कूल उन जहाँ पे सेंटर बनता है ना, उनके कोड होते हैं। असल में फेडरल बोर्ड के साथ हम जब अच्छा। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो फेडरल बोर्ड हर स्कूल को और कॉलेज को एक कोड देता है जो उनकी पहचान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जी। एम्स था, या अभी अभी ये माउंट सिनाई स्कूल को मैं एज ए कंसल्टेंट ले रहा हूँ, तो इसका कोड नंबर है 1745। अब ये पहचान है उनकी। ठीक है, तो अब अगर सेंटर बना हुआ है, जी फॉर एग्जांपल माउंट सिनाई की दो ब्रांचेज हैं, एक F10 में है और एक जो है वो G13 में है। ठीक है, दोनों का कोड डिफरेंट होगा। अच्छा सर, G13 का क्योंकि मैं डिफरेंट। आईसीबी में पढ़ता हूँ, आप शायद आपने नाम सुना होगा इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज, ये जो G63 में है। हाँ जी। जी सर, जी। तो ये खुद एक सेंटर है, तो हमारा हाँ, तो मोस्ट यहाँ पे भी हो चांसेस है कि सकता है, ये हमारा डिपेंड कॉलेज करता है। ही ना। अक्सर आपका हाँ कॉलेज अच्छा। ही बनता है। लेकिन अच्छा अच्छा, लेकिन क्या पता कहीं और भी हाँ, हो कहीं जाए और भी हो सेंटर। सकता है। तो ये जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी ना, अच्छा। तो फिर आपको जो है वो जी। क्या है पता चलेगा कि कहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जी। जब एंटर होना है ना, तो सबसे पहले गेट पे आपकी ये जो रोल नंबर स्लिप है उसकी 4-5 कॉपियां करवा के रख लेनी है। अब आपको ना ये प्रिंट आउट मिलता है, ओरिजिनल नहीं होती ये प्रिंटेड नहीं होती। ये फोटो कॉपी होती है जो कॉलेज वाले देंगे आपको। ठीक है। अब वो जो है जब ये कॉलेज वाले आपको देंगे, तो आपने क्या करना है कि वो उसकी 4-5 कॉपियां करवा लेनी है, ताकि कोई गुम हो तो फिर आपको जो है वो क्या है कि प्रॉब्लम ना है, एक चीज़। उसके बाद आपने जो है वो दूसरा देखना है कि जब आप रोल नंबर स्लिप जो है ना, जो गेट वाले चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर जो है वो क्या करेंगे कि आपको उसमें अपना जो है ना वो एंटर करवाएंगे। फिर गेट के बाहर या अंदर रोल नंबर स्लिप आपके रोल नंबर लगे होंगे, और रूम नंबर भी लिखे होंगे, और हॉल नंबर भी लिखा होगा। तो आपने देखना है सबसे पहले रोल नंबर स्लिप से देखना है कि आपका रोल नंबर कौन सी लाइन में है। जिस लाइन में आपका रोल नंबर होगा, फिर उसके ऊपर लिखा होगा कि रूम नंबर कौन सा है और आपकी रो कौन सी है। फॉर एग्जांपल, अगर बड़े हॉल में आपका जो है वो सेंटर बना हुआ है, आपका नंबर है, तो बड़े हॉल में हो सकता है 4 लाइनें हो, तो आपके दूसरी लाइन में है या तीसरी लाइन में है, तो ये आपने देखना है। तो उस लाइन तक, उसके बाद जब आप अंदर एंटर होंगे, तो एंटर होने के बाद क्या होगा कि आपकी चेयर के ऊपर रोल नंबर लिखा होगा, तो आपने अपने रोल नंबर पे जाके बैठ जाना। अच्छा, उससे पहले जो होता था कि आपकी जो अटेंडेंस होती थी वो शीट पे होती थी और आप साइन करते थे। अब आपको जो रोल नंबर स्लिप मिलेगी उसको फोल्ड इस तरीके से करना है कि उसके ऊपर एक QR कोड जो है ना वो प्रिंटेड है, और आपने वो QR कोड जो है उसको फोल्ड नहीं होने देना। वो आप टीचर एग्जामिनर आपके पास आएगा और अपने मोबाइल से वो आपका QR कोड ऐड करेगा, तो फौरन जो है वो क्या है कि आपकी अटेंडेंस जो है वो फेडरल बोर्ड को पहुंच जाएगी। अब एक और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, अच्छा सर। किसी वजह से कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है, लेट हो जाता है, तो फौरी तौर पे उनके पेरेंट्स को जो नंबर दिया गया है, मैसेज आ जाएगा कि आपका आज बच्चा जो है वो सेंटर नहीं है। जी, आप बोल।
जी सर, तो ये जो हमारा क्यूआर कोड होता है ये हमारे डेस्क पे लिखा होगा? नहीं, डेस्क पे नहीं होगा, वो आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी उस पे होगा। डेस्क पे तो आपका सिर्फ रोल नंबर लिखा होगा। ओके सर, ठीक है, उस हिसाब से हमें सीटिंग, हमें खुद ही जाके उसके बैठना बाद होगा। आपने खुद ही, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, अपना जाएं रिलैक्स होके बैठें और फिर बावजू होके जाएं, दुरूद पाक पढ़ें 11 दफ़ा, 11 दफ़ा एक दुआ पढ़ें, वो भी मैं वाइस कर दूंगा, या अरहमुर राहिमीना अगिस्नी, ए रहमों के रहम करने वाले मुझ पर रहम कर, ये आप भी पढ़ सकते हो आप दुआ, या अरहमुर जी सर। राहिमीना अगिस्नी। इससे क्या होगा कि अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह जो सब पे रहम करते हो हम पे भी रहम फरमा। अच्छा, जब वो रहम अल्लाह ताला फरमाएंगे तो फिर आसानियां हो जाएंगी। 11 दफ़ा ये दुआ पेपर शुरू करने से पहले पढ़े, 11 मरतबा दुरूद पाक पहले भी पढ़े और आखिर में भी पढ़े, फिर अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियां फरमाएंगे। ठीक है। जी, नेक्स्ट। ठीक ठीक है सर, तो ये अभी फिलहाल की मेरी क्वेरीज थी। अच्छा, दूसरा इस पे आ जाते हैं हम। ये ये जो हमारा डेट शीट वगैरह आपने समझा दी, तो बाकी ये है कि आप उस दिन बता रहे थे ये जो HIC जिसके साथ लिखा हुआ है ये उनके लिए है, इम्प्रूवमेंट वालों के लिए। जी बिल्कुल, ये ठीक है, इम्प्रूवमेंट। सही है सर, ठीक है। अभी चेंजेस हुई थी, मैंने चेक किया था, हमारा फिलहाल तो कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये उर्दू कंपलसरी, उर्दू सलीस, उर्दू अ, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये आपने उर्दू कंपलसरी लेनी। जी जी, सलीस कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा किसी का? जी जी जी। अच्छा, दूसरा सर, ये हमारा मतलब अभी जैसे एग्जाम से पहले जो हमारा स्ट्रेटेजी होगी वो हमें क्या रखनी है? यानी अभी जो हमारे 10 दिन है इसमें हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? कि 3 3 सब्जेक्ट डेली पढ़े और उनका जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें। और फिर ठीक तीन है। दिन पहले ठीक आपने है। सारे सब्जेक्ट साइड पे कर देने हैं और सिर्फ उस सब्जेक्ट को ले लेना है जिसकी जो है वो क्या है, जिसका आपका पेपर है। कम ठीक है अज सर, कम यानी तीन अगर दिन मेरा 3 तारीख को पहला पेपर है तो मैं 30 तारीख तक सारा तक कंक्लूड सारे करके सब्जेक्ट पढ़ो जी, इस्लामियात का पढ़ने लगता हूँ। लग गए। उसकी वजह ये ना, एक और भी फायदा होगा, ये जो इस्लामियात है, उर्दू है, इंग्लिश है, इस पे आपने ज्यादा एफर्ट इस वजह से भी करनी है कि अगर खुदा ना खाता मैथ और फिजिक्स में कम भी मार्क्स आते हैं ना, तो आपकी परसेंटेज जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। जी बिल्कुल। ठीक है सर। ओके। अच्छा, और सर प्रैक्टिस जो है मेरा, मैं आपने जो पहले ही बताया था ई शीट्स पे करनी है, ठीक है? तो वो लाजमी ठीक नहीं है कि सर। हर वक्त तो इतने प्रिंट लो। एक दफा एक पेपर कम अज कम एक दफा उसमें सॉल्व कर लो। सर पेंसिल से बस। कर लूंगा ना, पेंसिल से हाँ, स्टार्ट पेंसिल का करके कार्ड पेंसिल ये से भी कर सही, ये लूंगा। सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट। हाँ लेकिन एक बिल्कुल। और चीज है या ना, है एक इतना है कि हर सब्जेक्ट, हर 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 सब्जेक्ट सब्जेक्ट की का अलग एक बना पेपर लेता हूँ पेन से इसी। करो, एक पे एक बना लो। उसकी वजह क्या है कि पेंसिल से अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, तो वहां पे फिर आपको ना टाइम मैनेजमेंट में इशू आएगा। आपने जो सा पेन यूज करना है ना, उससे प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी जो है ना प्रैक्टिस हो, उसकी अपना क्या कहते हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल की भी प्रैक्टिस सर। हो। क्योंकि अगर आप पेंसिल से प्रैक्टिस करते बिल्कुल। रहोगे और यकदम आप पेन से करोगे तो आपकी वो ग्रिप नहीं बनेगी। तो इसलिए एक एक पेपर जो ठीक है है। ना उससे उससे करो, या रफ पेज पे ना पेन से ही प्रैक्टिस करो। ठीक है। ठीक है, ताकि ओके। आपका जो है ना चलो ठीक प्रैक्टिस है। आपकी सही बने। ठीक ठीक है सर। बाकी हाँ, बस ये क्वेरीज थी मेरी, माशाल्लाह कोई बात नहीं, कल माशाल्लाह फिर ठीक 11 बजे है। बैठेंगे, अपनी 2 3 दिन प्रिपरेशन। 11 बजे हाँ चलते जी। हैं उनसे। उसमें इशू नहीं है, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग भी करते अच्छा। जाएंगे, मैं ये रिकॉर्डिंग भी अभी ग्रुप में शेयर कर हाँ दूंगा, ताकि जो हमारे पॉइंट हो ठीक वो है सर। री इन्फोर्समेंट होती रहे। और बाकी जो आज का सबसे अहम मैंने आपको चीज बताई है वो क्या है, ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू तआला। अपना डट के मेहनत करते बिल्कुल जाओ सर। और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दो। क्यों? देखो, होना तो वही जी है जो सर। अल्लाह को मंजूर है। अब मेरी जी एग्जांपल ही सर। ले लो ना, मैंने अच्छा सर ये। पैसे जमा करवाए और उम्र पे मैं जा ही नहीं सका। मैंने देखे, मुझे रोज ऐसी कैफियत में से गुजरा, हालांकि मैं दूसरों को नसीहत करता हूँ, लेकिन वो एक चाहत थी, लेकिन वो नहीं हो सका। इंशाल्लाह सर हो जाएगी पूरी वैसे इंशाल्लाह हो भी, जाएगा, अब मुझे देखिए ना यकीन इस है। साल उस कितने वक्त लोगों में का बेहतर थी, विश। हाँ हाँ। आगे हो। जी, आपका क्वेश्चन था। हाँ, तो ये एक तो चलो कल अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, कंप्यूटर को क्योंकि हम लोग ने बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं दिया, तो कंप्यूटर में कल मैं क्या कंप्यूटर पर स्ट्रेटेजी डिस्कस कर, रखूँ कल अगर कंप्यूटर पे आपको? कर, कल का 11 बजे कंप्यूटर को ठीक है। डिस्कस करें। ठीक है। ठीक है सर। ओके। जी मैम ठीक है। हिना, तो सर मैम ठीक है सारा फिर पे मैं। क्वेश्चन।
जी माशाल्लाह सलमान, माशाल्लाह पता चल रहा है कि स्मार्ट कोचिंग एकेडमी से आप 18 साल से जो माशाल्लाह ये पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे फैज़याब हो रहे होंगे फिजिकल। लेकिन ऑनलाइन हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं रहती, और बहुत सारे होते हैं हाँ जिनको ये इस तरह की ये जनरल टेक्निक्स हैं। इवन एक आपकी उम्र का तजुर्बा है, और मैं समझती हूँ कि आपकी वो तमाम लर्निंग है जिससे कोई भी स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो फेडरल बोर्ड का है या वो कहीं से भी पढ़ रहा है। जी इवन बेशक। अपनी लाइफ अच्छी गुजारने के लिए ये एक पर्सनल कोचिंग के लिए बहुत अच्छा सेशन रहा। मुझे खुदा वो हाफिज़। सीखने का बहुत में मौका मिला। मुझे अपने काफ़ी मैंने याद किया कि कहाँ कहाँ मैंने भी गलतियाँ की थी, वो कहाँ हमारे बच्चे भी अक्सर कर रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि यूनिटी ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म से ये बड़ी ब्लेसिंग है कि जी हमें आप बेशक। जैसे एक्सपीरियंस टीचर मैसर है, जहाँ पर स्टूडेंट्स माशाल्लाह मोटिवेट होके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ।